हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एक विमीय एक परमाणु चालक की प्रसामान्य विधाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक विमीय रैखिक परमाणुओं की हम एक जाल की कल्पना करते हैं जो अनंत लंबाई का है और इसमें जो परमाणु है एक्स अक्ष के अनुदिश एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, और जिसमें सभी जो परमाणु हैं वो समान हैं। ये परमाणु हैं और परमाणु के बीच में जो पारस्परिक दूरी है वो a है, जो मैंने दोनों परमाणुओं के बीच में डिनोट किया a है। और इन परमाणुओं में जो अन्योन्य क्रियाएं हैं जो प्रत्यास्थ बलों के जैसी होती है। जैसे स्प्रिंग में जब स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें जो प्रत्यास्थ बल होता है वो वर्क करता है F = -kx जो, तो उसी टाइप के इसमें जो प्रत्यास्थ बल वर्क करते हैं, यानी कि जो जालक के परमाणु हैं ये एक जाल का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे जो जालक के परमाणु हैं एक दूसरे से हम द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों से जुड़े हुए मान सकते हैं। जैसे स्प्रिंग है और उससे कोई द्रव्यमान जुड़ा हुआ हो, इस तरह से ये एक विमीय एकल परमाणु जालक का निर्माण होता है। तो परमाणु में जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो जो स्प्रिंगों के लिए हम देखते हैं, जो हुक्का नियम उसके अनुसार होती है। और ये जो व्यवस्था है घन क्रिस्टलों में पाई जाती है, जिसके लिए हम आभास्य कोष्ठिका जो एक परमाणु के लिए लेते हैं। अब ये आप यहाँ देख पा रहे हैं जो परमाणु हैं जिनकी एक विमीय एकल परमाणु जाल व्यवस्था है, इसमें जो nवा परमाणु है, देखिए दो अवस्थाएं हैं, अविराम अवस्था है और यहाँ कंपित अवस्था है। तो जो nवा परमाणु है वो साम्यावस्था स्थिति में उसका जो विस्थापन है वो un है, यानी कि ये विरामावस्था है। और जब परमाणु कंपन करते हैं तो इनके विस्थापन जैसे un, un+1, un+2, un+3, यानी कि जब कंपन करने लगते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है, गति होती है, तो इसमें विस्थापन आता है, जिसको हमने n के इधर un+1, un+2, un+3 से, और इधर जो विस्थापन है उसको हमने डिनोट किया है un-1, un-2, un-3 से। अब जो कोई भी परमाणु है उसमें अन्योन्य क्रिया होती है तो उसके जो निकट परमाणु है उसके लिए प्रभावी होती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो nवा परमाणु है उसके जो निकटतम परमाणु कौन कौन से होंगे, n+1 और n-1। तो n+1 और n-1 परमाणु पर जो प्रत्यास्थ बल लग रहे हैं, यानी कि nवें परमाणु पर n+वें परमाणु के कारण प्रत्यास्थ बल होता है बीटा un+1 - un, क्योंकि जैसे स्प्रिंग में जो बल क्या होता है F kx, यहाँ kx नियतकालिक होता है, x क्या होता है दूरी या जो विस्थापन होता है जैसे स्प्रिंग में वो होता है। तो यहाँ जो विस्थापन है उनका अंतर मान लिया और ये एक बीटा एक नियतांक है। ऐसे n1 - 1 परमाणु के लिए प्रत्यास्थ बल -बीटा un-1। तो nवें परमाणु पर उसके निकटतम परमाणु के कारण जो परिणामी प्रत्यास्थ बल होगा वो क्या होगा, Fn = बीटा un-1 - un - बीटा un-1। अब से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाएं तो उसके अनुसार nवें परमाणु की गति का जो समीकरण होगा जो कि क्या होता है F = m8 होता है। तो यहाँ एक का काम कर रहा है ये d2 un/dt²। तो बल को हम
इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो ये मैंने इसके इक्वल लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये बीटा यू एन माइनस और बीटा यू एन ये दोनों जुड़ के माइनस 2n हो जाएंगे और ये यू एन माइनस 1 ये माइनस की गुणा हुई है प्लस का हो जाएगा और बीटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इक्वेशन 1 आ जाती है। अब जो m है वो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान है। अब जो माध्यम है उसमें क्रिस्टल में जो विक्षोभ का संचरण है एक प्रत्यास्थ तरंग के रूप में होता है। तो इसका हल हम एक प्रत्यास्थ तरंग समीकरण के रूप में ले सकते हैं कि un इक्वल टू ए आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स एन और एक्स एन इक्वल टू मैं ले लूँ एन ए, तो ये होगा माइनस के एन ए, इक्वेशन 2। अब जो nवां कण है उसके लिए एक्स निर्देशांक k इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा, जो कि तरंग संचरण नियतांक होता है कि ओमेगा कोणीय आवर्ती होती है। तो जब हम इक्वेशन 2 को अवकलित करते हैं तो ये आएगा a और जो e की फॉर्म में जो भी है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ t के रेफरेंस में ले रहा है तो ये आई ओमेगा आ जाएगा और जो e की फॉर्म में जो भी है वो एज ए टीज आ जाएगा। अगर अगेन इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से फिर आई ओमेगा बाहर आएगा, तो ये आई ओमेगा मिलके आई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा इंटू ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। तो आई का स्क्वायर हम करते हैं तो ये -1 होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस के एन ए। अब n प्लस वे कर्ण के अनुसार ये un+1 जो un था उसमें n+1 करें, यानी कि kn है तो उसकी जगह n+1 कर दें और जहाँ n है वहाँ n-1 कर दें, तो इक्वेशन 4 और 5 आ जाती है हमारे पास। अब जो इक्वेशन 2, 3, 4, 5 आई है उसको यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करें, जो कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के लिए था हमारे पास m/un, तो उसमें पुट करें तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से हमारे पास यहाँ से जो a और e एक्सपोनेंशियल में जो भी है ओमेगा टी माइनस के एन है वो कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन लेके हम खत्म कर देंगे। तो ये होगा बीटा ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन है, ये यहाँ से कॉमन आया है और अंदर होगा जब चूंकि के n+1 है और एक के n-1 है, तो इसमें जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई के प्लस आई के -2। तो ये जो कॉमन लिया था वो इधर जो इसके साथ था ओमेगा स्क्वायर के उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर m इक्वल टू बीटा एक्सपोनेंशियल आई के प्लस एक्सपोनेंशियल आई के -2। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो जब भी e की पावर माइनस आई के प्लस एक्सपोनेंशियल आई के अपॉन में 2 हो तो इसे हम cos k के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि e की पावर माइनस एक्स की फॉर्म और e की पावर x अपॉन में 2 इसका फॉर्मूला होता है cos x। तो यहाँ जैसे cos x की जगह क्या है k, यह तो यहाँ माइनस आयोटा x और यहाँ आयोटा x, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 cos k, इसकी वैल्यू करेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 cos k -2। अब यहाँ से हम इस 2 को यहाँ इसके साथ बाहर लिख लेते 2 बीटा cos k -2। अब इसको हम जो हमारे पास cos a के लिए जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसके रूप में ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ ये हमारे पास हो जाता है 2 बीटा -2 साइन स्क्वायर के अपॉन में 2 इक्वल टू, जब इसकी गुणा करेंगे अंदर तो -4 बीटा साइन स्क्वायर के अपॉन में 2, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा अपॉन में m साइन स्क्वायर के अपॉन में 2। ओमेगा की वैल्यू निकाले तो इसका रूट होगा, तो √4bm अपॉन में m साइन स्क्वायर का साइन
के अपॉन में 2। इक्वेशन 6 आ जाती है। और जो ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, जब इसका मान हमारे पास 1 हो, यानी कि इस पोर्शन का मान 90 डिग्री हो, ये क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ओमेगा मैक्सिमम इक्वल टू 4√4 बीटा अपॉन में m, यानी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम लिख सकते हैं यहाँ, साइन के इक्वेशन 8 आ जाती है। अब जो हमारी इक्वेशन 6 आई है वो ओमेगा और जो k है उसमें संबंध दर्शाती है, और ये जो संबंध है इसे हम परिक्षेपण संबंध कहते हैं। परिक्षेपण संबंध। अब जो ओमेगा और k है उसके बीच में हम एक आलेख ग्राफ दर्शाते हैं, जिससे एक भी परमाणु की जो संकला है उसमें परिक्षेपण उत्पन्न होता है। तो वो ग्राफ देख लेते हैं पहले। ये इस तरह का ग्राफ आता है ओमेगा और जो k की वैल्यू है उसके बीच में, और यहाँ जो k के मान है इस साइड में धनात्मक है, जैसे पाई अपॉन में a प्लस 2 पाई अपॉन में a, 3 पाई अपॉन में a और 4 पाई अपॉन में a। इधर k के जो नेगेटिव मान है माइनस पाई अपॉन में a, माइनस 2 पाई अपॉन में a, माइनस 3 पाई अपॉन में a। और ये जो माइनस पाई अपॉन में a से पाई a के बीच में ये जो फर्स्ट बिलवा क्षेत्र का निर्माण होता है, जब ओमेगा और k के बीच में हम ग्राफ डिनोट करते हैं, तो यानी कि ये फर्स्ट बिलवा क्षेत्र है, इसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से यहाँ इसमें बिलवा क्षेत्र बनते जाते हैं। तो देखिए अब इसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं कि जो न्यून आवर्ती है, यानी कि जब k का मान बहुत कम हो, यानी कि हम कह सकते हैं k टेंड्स टू 0, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य है अंतर परमाणु का अंतराल की तुलना में विशाल होता है, बड़ा होता है, और ये दीर्घ तरंग सीमा कहलाती है। दीर्घ तरंग सीमा। तो ओमेगा इक्वल टू, अगर साइन के का मान k होगा तो ये होगा हमारे पास ओमेगा इक्वल टू, इस इक्वेशन से ले लेंगे √4 बीटा अपॉन में m k/2। तो यहाँ से हम जब इसका रूट लेंगे तो ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो ये हो जाता है k अपॉन में रूट बीटा अपॉन में m, इक्वेशन 9 आ जाती है। अब जो फेज वेलोसिटी vp क्या होती है ओमेगा अपॉन में k, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, इसके अपॉन में ले जाएंगे ओमेगा अपॉन में k, तो इक्वल टू होगा a रूट बीटा अपॉन में m, जो v0 यानी कि फेज वेलोसिटी के इक्वल होती है, इक्वेशन 10 आ जाती है। अब जो ग्रुप वेलोसिटी vg क्या होती है, d ओमेगा अपॉन में dk, यानी कि जब k का डिफरेंशिएट करते हैं जो ओमेगा है उसके लिए, तो ये हमारे पास a रूट बीटा अपॉन में m, यानी v0 के इक्वल ही आ जाता है। तो इक्वेशन 11 आ जाती है। अब सब उच्च आवर्ती के लिए k का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी कि जो ओमेगा में k के सापेक्ष जो परिवर्तन है रेखीय नहीं होता। तो vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन में k, जो कि आता है a रूट बीटा अपॉन में m साइन k अपॉन में k/2। तो vp इक्वल टू v0, इसको हम v0 लिख सकते हैं, तो साइन k/2 अपॉन में k/2 इक्वेशन 12। और जब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं d ओमेगा अपॉन में dk के रेफरेंस में, तो ये होता है a रूट बीटा अपॉन में m cos k/2। अब जो ग्रुप वेलोसिटी हमारी वो हो जाती है v0, और ये v0 के इक्वल हो जाता है cos k/2, इक्वेशन 13 आ जाती है। अब जो नेक्स्ट हम आवर्ती की बात करें तो ओमेगा इक्वल टू रूट बीटा अपॉन में m, या जो अंतक आवर्ती है इसे हम अंतक आवर्ती भी बोल देते हैं। इस पर जो प्रत्यास्थ तरंग है
वो उच्चतम आवर्ती के साथ संचरित होती हैं। और इनको हम जो इक्वेशन 7 है उससे प्राप्त कर सकते हैं। जो ओमेगा मैक्सिमम के लिए √4 बीटा अपन में m, तो जब इसका 4 का रूट लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो √ बीटा अपन में m, यानी कि ये उच्चतम आवर्ती के साथ संचरित होती हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू मैक्सिमम। अब इसके लिए जो के मैक्सिमम का मान होता है a/2 वो होता है ±π/2 पे, और लैम्डा मिनिमम होता है इसके लिए, ये होता है ±2a, और v मैक्सिमम इक्वल टू 1/π √ बीटा अपन में m। ये यहाँ से इनसे जैसे कंपेयर करके v मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/π और √ बीटा अपन में m आ जाएगा। और जो v0 अपन में लैम्डा है, जो कि लैम्डा मिनिमम का मान हमने कितना माना 2a, तो ये एक रिलेशन आ जाता है। अब जो एक लिए एकल परमाणु जालक के लिए जो आवर्ती है 0 से न्यू मैक्सिमम तक होती है, और लैम्डा मिनिमम का मान कितना होता है 2a होता है, तो इसी तरंग दैर्घ्य के बीच में ये संचरित हो सकती है। और जो अधिकांश ठोसों के लिए जो v0 है उसका मान मानते हैं हम 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा मिनिमम मानते हैं लगभग 10⁻−10। तो यहाँ से हम जैसे v मैक्सिमम निकाले तो ये क्या होगा v0 अपन में लैम्डा मिनिमम यानी कि 10⁻³ अपन में 10⁻−10, तो ये आता है 10⁻13 हर्ट्ज। यानी कि ये एक में एकल परमाणु जालक की अंतक आवर्ती है, जो किस में आती है 10⁻13 हर्ट्ज की आवर्ती किस में आती है, जो इंफ्रारेड में, आवृत क्षेत्र में, इंफ्रारेड में आती है, जो रेंज है 10⁻13 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें विलोवा क्षेत्र। अब जो इक्वेशन हमारी 6 थी उसमें k के स्थान पर यदि हम k मैक्सिमम इक्वल टू k ±2πm अपन में a रखें, तो ओमेगा इक्वल टू ±m √ बीटा 4 बीटा अपन में m sin km इंटू a/2, यह ±4 बीटा m sin a/2 और km की वैल्यू k ±2πm2, यानी कि ±4 बीटा अपन में m sin k/2 होगा। अब जो k और जो विधाएं हैं इसकी उसके संगत आवर्ती हैं वो समान होती हैं, और k और जो k ±2πm अपन में a, इनके लिए जो कंपन अवस्थाएं होती हैं वो भी समान होती हैं। तो इनके लिए जो हमने अभी ग्राफ बनाया था विलोवा क्षेत्र के लिए कि जब k का मान -πa से +a अंतराल के बीच में होता है, तो हमारे पास प्रथम विलोवा क्षेत्र बनता है। और जब इसका मान k का मान -2π/a से -π/a अंतराल के बीच में होता है, तो फिर ये द्वितीय विलोवा क्षेत्र बनता है। ये दिख रहा है आपको, ये द्वितीय विलोवा क्षेत्र। तो विलोवा क्षेत्र की जो परिसीमा हो जाती है वो k मैक्सिमम हो जाती है। ±π/a, और इसके लिए जो un है उसका मान होता है a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस n/ka। अब इस पे ये जो प्रगामी तरंग नी दिखाता है जिसके लिए ये इसके लिए अग्रगामी तरंग को प्रतिष्ठित करता है। अग्रगामी तरंग जिसके लिए n के मैक्सिमम a इक्वल टू ±n π/a इंटू a, ये जो n में के मैक्सिमम उसका मान है π/a जो भी हमने लिया था, तो a से ये कैंसिल हो जाता है, ये आता है ±n π।
तो un इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस माइनस एन पाई, जो के का मान था उसके जगह हमने ले लिया एन पाई, तो ये होगा ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी और एन पाई इक्वल टू कोस एन पाई। अब जो कोस एन पाई है उसका मान प्लस माइनस 1 होता है, अब यहाँ एक्स किरणों के ब्रेग विवर्तन के लिए, यानी कि ये जो शर्त आती है हमारे पास कोस इक्वल टू एन पाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 होती है, ये ब्रेग के विवर्तन के इक्वल होती है, यानी कि जो जालक है उसमें प्रगामी तरंग संचरित नहीं होती है। इसमें कौन सी तरंग संचरित होती है? अग्रगामी तरंग संचरित होती है। तो उसके लिए कि मैक्सिमम इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपन ए होना चाहिए, थीटा का मान पाई बाई 2 होना चाहिए, डी इक्वल टू ए और के इक्वल टू 2 पाई अपन में लैम्डा और एन इक्वल टू 1 हो तो लैम्डा इक्वल टू होता है 2 पाई अपन में ए, यानी कि ये जो ब्रेग के विवर्तन की शर्त है उसको संतुष्ट करता है। तो ये था एक विमीय एकल परमाणु जालक के लिए प्रेस सामान्य विधाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।